गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाली जो यूनिट थी यूनिट 5 वो मैंने आपको आधी पढ़ा दी थी और उसमें कुछ क्वेश्चन बचे थे जिसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे शुरू से। यूनिट फर्स्ट, ये जो यूनिट है इसमें कम से कम आपके 3 चैप्टर चलेंगे। ठीक है, 3 मतलब कि वो पहले तो ज़्यादा थे, अब कितने हो गए 3। फर्स्ट सेकंड यानी कि शुरुआत की 2 यूनिट जो है वो क्या की पढ़ना है हमको, स्थिर वैद्युत, मतलब कि पूरी किसके बारे में पढ़ना है, वैद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो ये जो यूनिट है इसके अंदर आपको शुरुआत से मतलब कि शुरुआत की जो डेरिवेशन है वो जो बेसिक है वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत के अंदर क्या आते हैं इसके अंदर कि वैद्युत आवेश क्या चीज़ है। ठीक है, आपने छोटी क्लासों के अंदर जो एक्टिविटी या फिर चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वैद्युत आवेश होता है वो हमें अलग अलग जगह देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम पुराने जो छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कोई ऊनी कपड़ा होता है उसके अंदर अगर उसको जोर से झटकाते हैं या उसमें हाथ लगता है तो उसमें हमको क्या होता है, थोड़ा सा कहीं पे एक शॉक नजर आता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब कि क्या होता है, वैद्युत आवेश होता है। वैद्युत आवेश जो होता है यानी कि जो वैद्युत है वो कितने, उसमें आवेश कितने प्रकार के। ठीक है, वैद्युत आवेश वो होता है जिसके द्वारा क्या होता है, हमको किसी चीज का एक अनुभव होता है। इसमें वैद्युत आवेश जो होता है ये एक अदिश राशि, क्या कहलाएगा, ये अदिश राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक जैसे कि हम किसी चीज को मापते हैं उसके लिए हमने 11 में पढ़ा था, जितने भी विद्युत मात्रक होते हैं इनके क्या होते हैं, मापने की इकाइयां होती है। उसी प्रकार वैद्युत आवेश जो होता है इसको मापने की इकाई क्या होती है, हमारी कूलम। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, और ये कैसी राशि है, भौतिक राशि वैद्युत आवेश। अब सबसे पहले तो कि वैद्युत आवेश कहाँ पाया जाता है, इसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर हम एक कांच की छड़ लें, क्या की छड़ ले रहे हैं, कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना है, क्या के कपड़े से रगड़ेंगे इसको, अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो उस पे क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है, यानी वो किसी न किसी क्या होगा, चार्ज को क्या करती है, धारण कर लेती है। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इस पे कौन सा आवेश आने लग जाता है, धन आवेश। उसके बाद फिर क्या करते हैं, मतलब ये प्रयोग है या प्रायोगिक रूप में इसको क्या किया था, किसी ने देखा था, उसने प्रयोग किया था कि कांच की छड़ लेकर उस पर रेशम का कपड़ा रगड़ा था तो क्या आया था उस पर धन आवेश। फिर उसने एक और छड़ ली, उसे भी क्या हुआ, ये भी कांच की छड़ है और इसको भी कैसे रगड़ा, रेशम के कपड़े से, तो इस पे भी कौन सा आवेश आया था, धन आवेश उत्पन्न हुआ। यानी उसने क्या किया कि धन आवेश को उत्पन्न करना सीखा, और उसके बाद क्या करा, जब दोनों छड़ों के सिरों को पास में लेके गए, यानी एक ये धन आवेश की छड़ है और एक ये धन आवेश की छड़ है। ठीक है, जब दोनों को पास में लाए तो दोनों पास में आने के बाद क्या हुई, दोनों एक दूसरे से दूर हटने लगी। यानी इसमें क्या हो, इससे क्या पता चलता है कि जब सेम आवेश होते हैं, मतलब कि जो एक जैसे आवेश होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार फिर अगला क्या है, एबोनाइट की छड़ है, क्या की छड़ है ये, एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ को लेके इसको काइस से रगड़ा, ऊनी कपड़े से। एबोनाइट भी एक प्रकार का क्या होता है, मटेरियल है। इसकी छड़ को जब रगड़ा एबोनाइट के कपड़े, ऊनी कपड़े से, तो इस पे क्या आया, ऋण आवेश। एक और छड़ ली, उस पे भी क्या आया, ऋण आवेश। तो जब ऋण आवेश की छड़ों को पास में लेके आए तब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से दूर हटने लगी। मतलब ये भी क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। देखो दूर हटना मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये दोनों छड़ें क्या करती है, प्लस प्लस वाली और माइनस माइनस वाली एक दूसरे को क्या करने लग जाती है, प्रतिकर्षित करने लग जाती है। फिर उसने क्या किया कि एक प्लस ली और एक माइनस ली। तो जब एक प्लस वाली और एक माइनस वाली छड़ को पास में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, चिपकने लग गई। तो ये क्या कहलाएगा, आकर्षण। यानी आवेशों में क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि आवेश क्या है। ठीक है, आवेश क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर किसी विद्युत का एक अंश होता है, और जो विद्युत होती है यानी इसमें जो आवेश होता है, उस आवेश में कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। एक होता है धनावेश, आवेश
के टाइप कितने हो गए, एक होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश में फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या पड़ी, इसका गुण कि धन धन जो होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब आवेश बहेगा किसमें, मतलब आवेश का सोर्स आपका जो आवेश है वो आवेश किसमें प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, तो आवेश किसमें प्रवाहित होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होती है, चालक में, और अचालक में नहीं होती है। तो जितने भी धातु हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया सोना, इसमें तो कम होती है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या होता है, चांदी। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, तांबा। तो जितनी भी धातु हैं सभी क्या कहलाती है, चालक, क्योंकि वे अपने में से क्या करती है, विद्युत को प्रवाहित होने देती है। और जितने भी अधातु होती है, मतलब क्या चालक हुए, जो अपने में से धारा को प्रवाहित या आवेश को प्रवाहित नहीं होने देती। जैसे आपका क्या होता है, लकड़ी है, पत्थर है, कांच है। ठीक है, ये क्या होगा, अचालक और ये चालक। तो चालक वो होंगे जो अपने में से धारा को क्या होते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, और अचालक या विद्युत रोधी। अगला है इसमें क्वांटीकरण, आवेश का क्या करना, क्वांटीकरण करना। ये डेफिनेशन है जो पहले आया करती थी, अब इसका काम खत्म हो गया। केवल इसमें से क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है आपका Q बराबर प्लस माइनस K। ठीक है, इस Q को आगे हम कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये कैपिटल है और ये स्मॉल। ठीक है, देखो मान लो सबसे पहले इसके लिए मान लो आपके पास क्या है, बॉक्स है। ठीक है, एक डब्बा है जिसमें क्या भरी है, बहुत सारी टॉफियां भरी है। ठीक है, इतनी सारी क्या भरी है, टॉफियां। इसकी संख्या लिख देता हूं मैं, कितनी अंदर टॉफियां, 100 टॉफी। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कितनी टॉफियां हैं आपके पास, चॉकलेट है, 100 चॉकलेट है। ठीक है, और ये जो डब्बा है आपने कितने में खरीदा, मान लो 100 रुपए में खरीदा है, और 100 कितनी है, चॉकलेट है। तो एक चॉकलेट की वैल्यू कितनी हुई, 1 रुपए। एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, 1 रुपए। और टोटल इसमें चॉकलेट की संख्या कितनी है, चलो इस संख्या को बता देंगे, 200। ठीक है, तो चॉकलेट की संख्या इसमें कितनी है, 100। चॉकलेट का डिब्बा कितने का है, 200 का। तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, 2। इतना क्लियर हो गया। अब इसको इस फॉर्मूले में देखो जरा, ये टोटल क्या है, आपकी कीमत है। ठीक है, 200 रुपए, ये चॉकलेट की संख्या, नंबर किसमें है कितनी, और ये क्या है, एक चॉकलेट का दाम। बात समझ में आ रही है, मतलब कि अपने पास अगर कोई ऐसी विद्युत युक्ति है जिसके अंदर कुल चार्ज अपने को अगर पता हो, यानी कुल क्यू क्या होता है, कुल चार्ज उसमें कितना है, एन क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। मान लो जैसे इसमें जितने 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मान है 2, तो टोटल उसमें कितना चार्ज हुआ, 100 कूलम। बात समझ में आ गई, यानी कि किसी भी विद्युत आवेश या युक्ति के अंदर Q क्या होता है, कुल आवेश की मात्रा, N उसमें कुल परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा, Q क्या है, कुल आवेश की मात्रा। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा, उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, यानी मल्टीपल होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताओ तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उससे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर कुल आवेश की मात्रा आ जाती है, यानी पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो Q बराबर प्लस माइनस N क्या है, Q कुल आवेश की मात्रा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश की मात्रा। E की जगह हम मतलब N की जगह 1 2 3 4 रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपका इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन, डेरिवेशन। थोड़ा बड़ा है,
और मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। बाकी तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डेफिनेशन वगैरह और मेटर। क्वेश्चन है आपका कूलॉम का नियम लिखिए। कूलॉम का नियम लिखिए। कूलॉम का नियम लिखिए, ठीक है। तो कूलॉम का नियम क्या है, पहले तो इसको समझ लें, ठीक है। 11th में मैंने आपको पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। अगर ये याद हो कि ये हमने पढ़ा कूलॉम का नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने पढ़ा था। F क्या था, दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M पहले पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल m दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और D क्या थी, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी। सेम केस यहाँ है, ठीक है। वहां पे क्या था, इन दो पिंड थे, दोनों के बीच की दूरी थी ये D, ये दोनों पिंड के द्रव्यमान थे, ठीक है। और इनके बीच में लगने वाला बल था क्या है। कूलॉम के नियम में भी क्या है, दो आवेश हैं, एक आवेश का नाम ले लो Q1, दूसरे का Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या लेंगे, R लेंगे, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम था आपका, ये कूलॉम का नियम। यहाँ पे क्या था, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या था, उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती था, और उनके बीच की जो दूरी थी इसके वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम या कूलॉम का नियम समझो। ये क्या बोल रहे हैं, Q1 Q2 को अभी पढ़ा था, क्या बोला था इनको, आवेश, ठीक है। तो आवेश कितने हैं यहाँ पे, दो, किन्हीं दो आवेशों के बीच या किन्हीं दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में, ठीक है। क्या है हमारा, किन्हीं दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। कूलॉम का नियम था हमारा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो दोनों की डेफिनेशन में एक ही चीज चेंज आएगी। यहाँ भी था कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यहाँ केवल क्या चल रहा था हमारा, केवल पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते थे, खींचते थे, यानी आकर्षण था। और यहाँ पे दोनों है, जैसा कि अपन ने अभी आवेश के बारे में पढ़ा था, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो नियम है कूलॉम का, कथन क्या है, वायु या निर्वात में, मतलब दोनों आवेशों के बीच में वायु भी हो सकती है या निर्वात भी हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में वायु ना हो और वायु हो, तब भी ये नियम क्या होगा, लगेगा। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण ले लेते हैं इनका Q1 और Q2, इन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर से नियम सुन लो, कूलॉम के नियम अनुसार वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हो और उनके बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल r हो, तो इस नियम अनुसार F समानुपाती Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को मिलाकर लिखने पर, जैसा कि यहाँ किया था मैंने,
दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाने में क्या आ जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया R स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, समानुपाती हटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास एक नियतांक F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गई 8। और बल है, देखो बल का मात्रक न्यूटन है ना, बल का मात्रक क्या कहलाएगा न्यूटन। और यहाँ पे समानुपाती हटाने के बाद बराबर में एक नियतांक क्या निकला है स्मॉल के। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक के और आएगा भी आगे। तो ये कौन सा है आपका स्मॉल के, केवल एक नियतांक है। जब कैपिटल के आएगा तो वो आपका परावैद्युत नियतांक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन निकालना है। दो क्यों निकालना है, जैसा कि नियम में दिया था वायु या निर्वात, तो यहाँ भी नियम में कितने निकालेंगे, दो प्रॉपर्टी। देखो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, दोनों आवेशों के बीच वायु, यानी कि जब दोनों के बीच में क्या होगी वायु होगी तो k का मान कुछ और रहेगा नियतांक का। और जब दोनों के बीच में निर्वात आ जाएगा तो k का मान कुछ और रहेगा। तो वायु या निर्वात में जो k का मान होगा वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो जब दोनों के बीच वायु या निर्वात हो तो k बराबर क्या लिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब दोनों के बीच में क्या वायु या निर्वात, तो k की दो वैल्यू होती है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 × 10⁹। ये प्रायोगिक क्या है, तथ्य के आधार पर आती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम को शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन c, ठीक है, कूलम। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन k की क्या है, दो वैल्यू है। k बराबर लेना है हमको 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये जो है ये प्रायोगिक आधार पे आती है वैल्यू। देखो 4 तो क्या है, पढ़ते ही हम, 4 तो 4 है, पाई का मान, और एप्सिलॉन 0 होती है, ये क्या होती है एप्सिलॉन 0 मतलब के इसको क्या लिखना है आपको वायु या निर्वात, मतलब वायु या निर्वात में चार्ज कितना बह रहा है, उसकी विद्युतशीलता क्या है, इसकी विद्युतशीलता, ठीक है। जहाँ यानी इस फॉर्मूले में जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, k का मान क्या रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में बाय 1। तो F k की वैल्यू आ जाएगी वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या न्यूटन, ठीक है। k की एक वैल्यू रख दी कहां पे, यहाँ पे, तो एक इक्वेशन आ गई। k की कौन सी वैल्यू रख देंगे, ये वाली रख देंगे तो एक इक्वेशन और आ जाएगी। समीकरण 2 F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर क्या आ गया न्यूटन। समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास में 3। अब सेकंड कंडीशन, जब दोनों आवेशों के बीच में क्या आ जाएगा निर्वात। सेकंड कंडीशन, जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात, जब दोनों के बीच निर्वात होगा तो k की वैल्यू आएगी या आपका स्मॉल k, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या जोड़ दिया था आपने k, क्योंकि अब क्या है दोनों के बीच में निर्वात है, तो निर्वात नहीं मतलब कुछ और माध्यम हो सकता है, तो दोनों के बीच में निर्वात यानी कोई अन्य परावैद्युत माध्यम हो, k क्या है परावैद्युत नियतांक या 9 × 10⁹ k,
ठीक है, यानी के की कितनी वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे 2, एक और ये 2। अब ये वापस वैल्यू का रख देंगे हम समीकरण एक जो हमने अभी निकाली थी इसके पहले। जैसे एक में हमने इन दोनों के मान रखे थे तो 2 इक्वेशन मिली, एक बार ये रखा और एक बार वो रखा। अब वापस से क्या रखना है, जब दोनों के बीच में क्या होगा, कोई निर्वात होगा या कोई अन्य माध्यम, निर्वात हो या कोई परावर्तक माध्यम, ठीक है। ठीक है, जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावर्तक क्या हो, माध्यम हो, तो परावर्तक माध्यम में क्या रखेंगे, ये दोनों वैल्यू बाय 1। समीकरण एक में क्या रख देंगे, एक बार स्मॉल के की जगह ये और एक बार ये, फिर से क्या मिलेगी, 2 इक्वेशन मिल जाएगी। ये बराबर के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1 q2 अपॉन में r²। मात्रक क्या है, क्या न्यूटन। नीचे एक लाइन डाल देंगे जहां कैपिटल के क्या है, माध्यम का परावर्तकता। अब के की जगह अगर ये रख दें वैल्यू तो 9 × 10⁹ अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल के q1 q2 अपॉन में r²। इक्वेशन क्या बनी हमारी ये, मात्रक क्या आ जाएगा इसका, न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको दे दो इक्वेशन नंबर हमारी 4, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 में ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के क्या है, वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता, और के क्या है, माध्यम का परावर्तकता। तो इन दोनों को मिला के वैल्यू बनती है एप्सिलॉन 0 के बराबर क्या लेते हैं, एप्सिलॉन r भी ले सकते हैं या केवल एप्सिलॉन से ले लो, एप्सिलॉन से ले लेते हैं। परंतु एप्सिलॉन 0 के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ये है, ये क्या कहलाती है, किसी माध्यम, परावर्तक माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 के लिए क्या रखना है, एप्सिलॉन, तो फिर से कहां आ जाएगा, समीकरण 4, यानी समीकरण 4 में इसकी जगह क्या रख देंगे हम, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन में r²। मात्रक क्या है इसका, न्यूटन। इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 6। ठीक है, एप्सिलॉन 0 के को क्या रखा हमने, एप्सिलॉन, इस मान को उठा के यहां रखा, इक्वेशन आ गई ये आगे एक आपका नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉलम का नियम।